नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। और हम कल पढ़ रहे थे पादप उत्तक संवर्धन के बारे में। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे पादप उत्तक संवर्धन हेतु आवश्यक संसाधन। कि भाई जो संवर्धन माध्यम करवाया जाता है, कल्चर मीडियम होता है जो संवर्धन माध्यम या पादप का हम जो किसी भी उत्तक का जो हम संवर्धन करवाते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से संसाधन है, कौन कौन सी सामग्रियां हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता हमें इस दौरान, इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस चलती है, क्रिया चलती है, उसके दौरान इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो पहली चीज तो यही है आपके कि भाई पादप उत्तक संवर्धन हेतु एक सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए। सुसज्जित का यहां पर मतलब ये नहीं है कि यहां पर बहुत अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, जो भी है। सुसज्जित का मतलब होना चाहिए कि जिन जिन इक्विपमेंट्स की, जिन जिन सामान की रिक्वायरमेंट रहेगी संवर्धन माध्यम के लिए, पादप उत्तक संवर्धन के लिए जिन जिन सामान की आवश्यकता रहेगी, वो सारे के सारे सामान है वो कहां होने चाहिए? उस प्रयोगशाला में अवेलेबल होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आध सामान नहीं है तो उससे किसी ने दूसरी वस्तुओं से उसका काम निकाल लिया। सुसज्जित का मतलब यहां पर है जो प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में पादप उत्तक का संवर्धन किया जा रहा है, वो एक संपूर्ण प्रयोगशाला होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो प्रयोगशाला है, इस प्रकार की प्रयोगशाला प्राय कैसी होनी चाहिए? इस प्रकार की प्रयोगशाला प्राय सूक्ष्म जीवों से मुक्त, सूक्ष्म जीवों से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से मुक्त का मतलब है कि उस प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीव किसी भी प्रकार के वहां पर उपस्थित नहीं होने चाहिए। समय समय पर उसको सैनिटाइज करते रहना चाहिए। तो सूक्ष्म जीवों से ये मुक्त होने चाहिए। उसके बाद में इसमें सभी प्रकार के सामानों की उपलब्धता होनी चाहिए, है ना। सभी प्रकार की सामानों की उपलब्धता होनी चाहिए। इस प्रयोगशाला को ऐसी जगह नहीं बनाना चाहिए जहां बीजों का संग्रहण किया जाता हो। यानी इस प्रयोगशाला के आसपास, इस प्रयोगशाला के आसपास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पर मान लो जो अनेक जो पादप हैं, उनके जो बीज हैं, उनका भंडारण किया जाता है, उनका संग्रहण किया जाता है। न ही इसके आसपास कोई पौधशाला होनी चाहिए, है नहीं, जिसे आप नर्सरी कहते हो, कोई दूसरे पौधों की नर्सरी भी वहां पर आसपास नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक चीजें हैं इसके अंदर कि भाई प्रयोगशाला के अंदर जितने भी आवश्यक सामग्रियां हैं वो इस प्रयोगशाला के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। प्रयोगशाला रोग मुक्त होनी, सूक्ष्म जीवों से मुक्त होनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ ऐसी प्रयोगशालाओं को इस प्रकार की स्थानों पर नहीं स्थापित करना चाहिए जहां पर जो अनेक प्रकार के जो बीज हैं या आप कह सकते हो अनाज हैं, उनका भंडारण किया जाता है। अब तो बात आती है कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सामान इसके अंदर उपलब्ध होने चाहिए। तो देखो इसके अंदर इस प्रकार की प्रयोगशाला में एक तो कांच का
प्रक्षालन, कांच का प्रक्षालन कक्ष, वॉशिंग रूम ऑफ ग्लास, कांच का बना हुआ प्रक्षालन कक्ष होना चाहिए। एक तो प्रक्षालन का होता है जहां पर किसी चीज, प्रक्षालन कक्ष का मतलब जहां पर कोई चीज धोई जाती है ना, जो जहां पर कोई चीज धोई जा रही है, जैसे मान लो कहीं कपड़े धोए जा रहे हैं, है ना, या और कुछ चीज उसको धो रहे हैं, तो वो प्रक्षालन कक्ष, प्रक्षालन कहलाता है। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना। तो एक तो कांच का बना हुआ क्या होना चाहिए इसमें। अब ये बात हो रही है कि इस प्रयोगशाला में पादप उत्तक संवर्धन के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है ना। तो एक तो कांच का बना हुआ प्रक्षालन कक्ष होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, संवर्धन कक्ष होना चाहिए जिसके अंदर संवर्धन करवाया जाता है। एक संवर्धन निर्माण कक्ष भी होना चाहिए अलग से। संवर्धन निर्माण कक्ष यानी भाई जो भी कल्चर हम टिश्यू कल्चर हम जो करवाते हैं, पादप उत्तक संवर्धन हम करवाते हैं, तो संवर्धन माध्यम के द्वारा करवाते हैं। तो संवर्धन माध्यम में करवाने के लिए संवर्धन माध्यम को बनाना भी पड़ता है, तो उसको बनाने के लिए संवर्धन निर्माण कक्ष भी यहां पर उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में और क्या रह गया आपके, एक निर्जमीकृत कक्ष। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, निर्जमीकृत का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्सप्लांट को, पादप कर्तोतक को क्या सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना, सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना, वो क्या कहलाता है, निर्जमीकृत कहलाता है। तो इस प्रकार जो पादप का अंग हमने लिया है कर्तोतक के रूप में, जो भी कर्तोतक हम लेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और तो जो कर्तोतक हमने लिया है उस कर्तोतक को हमें क्या उत्तक संवर्धन करवाने से पूर्व हमें क्या करवाना पड़ता है, उसका निर्जमीकरण करवाना पड़ता है। यानी जितने भी उसके अंदर धूल मिट्टी लगी हुई है उसको हटाते हैं, उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव लगे हुए हैं किसी प्रकार से, उनको भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इस प्रकार कर्तोतकों को निर्जमीकृत करने के लिए भी एक क्या होनी चाहिए, कक्ष होना चाहिए। फिर संवर्धन के उपरांत बने एक्सप्लांट, एक्सप्लांट को बोलते हैं पादपक के दशानुकूलन व दृढ़ीकरण हेतु एक पौधशाला भी होनी चाहिए। पौधशाला जिसे आप नर्सरी बोलते हो, पौधशाला भी होनी चाहिए। तो इतनी सामानों की आवश्यकता होती है। यानी जो हमने एक्सप्लांट बना लिया, किसी कर्तोतक से हमने पादपक यानी एक्सप्लांट बनाया है, तो उसको हमें स्थापित भी करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें उसको रोपित करना पड़ता है या उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, जो भी है। तो एक्सप्लांट बनने के बाद में उसको वातावरण में अनुकूलित रखने के लिए हमें एक पौधशाला या नर्सरी की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं कि पादप उत्तक संवर्धन हेतु हमें कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक संवर्धन माध्यम की आवश्यकता होती है, संवर्धन माध्यम निर्माण कक्ष की आवश्यकता होती है, एक कांच का बना हुआ प्रक्षालन कक्ष होता है ना, एक निर्जमीकृत कक्ष होता है। तो इस प्रकार के जो संसाधन है वो इस प्रकार की प्रयोगशाला में उपयुक्त होते हैं। अगला है आपके संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम ठीक, संवर्धन माध्यम देखो क्या होता है। तो इसके लिए हम परिभाषा देखें तो वह कृत्रिम माध्यम जिसमें किसी पादप कोशिका उत्तक अंग या तंत्र को क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है, बढ़ाया जाता है, संवर्धित किया जाता है
उसे क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम कहते हैं। यानी जिस माध्यम के थ्रू हमने पादप की कोई एक कोशिका ले ली या एक ऊतक ले लिया या एक संपूर्ण तंत्र ले लिया पादप का, और उसको हमने कहां पर स्थापित कर दिया? किसी माध्यम में। तो जिस माध्यम में हम उसको स्थापित कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और उस माध्यम के द्वारा फिर वो धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ता है, ग्रो करता है, उससे उसके बाद में संपूर्ण पादप बन जाता है, एक्सप्लांट बन जाता है। तो उस जिस माध्यम के द्वारा कोई पादप की कोशिका, कोई ऊतक, कोई अंग, कोई तंत्र विकसित हो रहा है, किसके रूप में? एक्सप्लांट के रूप में, पादपक के रूप में। तो उस माध्यम को, उस कृत्रिम माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम कहते हैं, जिसके द्वारा एक्सप्लांट का निर्माण होता है। अच्छा, अब आवश्यकताओं के आधार पर जो संवर्धन माध्यम है, संवर्धन माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी इसकी जो संवर्धन माध्यम की जो प्रकृति है वो दो प्रकार की हो सकती है ना। एक तो होती है या तो संवर्धन माध्यम तरल रूप में हो सकता है। अभी बात हो रही है संवर्धन माध्यम की प्रकृति की, कि भाई कौन सी अवस्था में ये पाया जाता है। तो तरल रूप में पाया जाता है अधिकांशतः ये तरल रूप में होता है, या फिर दूसरा एक इसका और होता है अर्ध ठोस, यानी सेमी सॉलिड। अर्ध ठोस का मतलब क्या होता है? सेमी सॉलिड। तो या तो ये लिक्विड के रूप में होगा या सेमी सॉलिड के रूप में होगा, अर्ध ठोस के रूप में होगा। दो रूपों में ये संवर्धन माध्यम है वो पाया जाता है। उसकी जो प्रकृति है वो या तो वो जो संवर्धन माध्यम है वो पूरा का पूरा क्या होगा? लिक्विड होगा, तरल होगा। यदि तरल नहीं है तो दूसरी संभावना है कि वो सेमी सॉलिड है हो, या जिसे हम अर्ध ठोस कहते हैं, वो प्रकृति हो सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, प्रारंभ से ही अनेक वैज्ञानिकों ने संवर्धन माध्यम को बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। जिनमें प्रमुख रूप से एक तो व्हाइट व MS प्रमुख वैज्ञानिक हैं। ठीक, तो एक तो व्हाइट थे और एक MS थे। ये एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया? संवर्धन माध्यम को बनाने के बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किए। इनमें से भी MS संवर्धन माध्यम का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, या आप कह सकते हो कि MS जो संवर्धन माध्यम है वो सबसे उचित संवर्धन माध्यम माना गया है संवर्धन के लिए। ठीक, फिर से देख लो, संवर्धन माध्यम क्या है? कि वह कृत्रिम माध्यम जिसमें किसी पादप के कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र को, है ना, कृत्रिम रूप से संवर्धित कराया जाता है जिस माध्यम के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम कहते हैं। आवश्यकताओं के आधार पर संवर्धन माध्यम दो प्रकार का होता है। उसकी, ये आप कह सकते हो, उसकी जो प्रकृति है वो दो प्रकार की होती है। या तो वो तरल रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है, या सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस के रूप में ये पाया जाता है संवर्धन माध्यम। प्रारंभ से ही, जब से ही संवर्धन माध्यम की खोज की गई, तब से ही संवर्धन माध्यम को बहुत से वैज्ञानिकों ने संवर्धन माध्यम बनाने का प्रयास किया, जिसमें व्हाइट और आपके MS जो संवर्धन माध्यम है उसको प्रमुख रूप से माना गया।
और उनमें से भी जो MS संवर्धन माध्यम है उसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। आगे आता है आपके सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, अब देखो ये सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। यदि सूक्ष्म प्रवर्धन को देखें तो उसको 3-4 चरणों में बांटा गया है। सूक्ष्म प्रवर्धन को एक है आपके शून्य चरण, एक है आपके प्रथम चरण, एक आपका द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। 1 2 3 4 5 कितने भागों में सूक्ष्म प्रवर्धन को बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है सूक्ष्म प्रवर्धन को। ये पूरी प्रोसेस है, अभी हम अलग अलग चरणों को देखेंगे। सूक्ष्म प्रवर्धन तो इसके 5 भाग हैं, शून्य चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ चरण। तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहला ही लेंगे हम शून्य चरण। शून्य चरण, ठीक है। अब शून्य चरण से में क्या क्या चीज होती है? जो शून्य चरण है, शून्य चरण 2 भागों में संपन्न होती है। अब पहला भाग कौन सा है शून्य चरण का? अब देखो सूक्ष्म प्रवर्धन को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में कौन कौन सा? पहला चरण है शून्य चरण, प्रथम, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो जो पहला हम जो लेके चल रहे हैं शून्य चरण, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कर्तोत्कों का चयन, कर्तोत्कों का चयन एवं पूर्व उपचार। पूर्व उपचार सबसे पहले हमें करना क्या है? जो कर्तोतक हैं, पहले भी बात की मैंने, कर्तोतक पादप के किसी भी भाग से आप ले सकते हो, चाहे जड़ से लो यानी रूट से लो, या स्टेम यानी स्तंभ तने से लो, आप पत्ती से भी ले सकते हैं, किसी उत्तक से भी ले सकते हैं, किसी सेल से भी ले सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा आपका? कर्तोतक। तो सबसे पहले सर्वप्रथम पादप के किसी भी भाग से कर्तोतक का चयन किया जाता है, ठीक। किसी भी भाग से हम, चाहे जड़ से ले लिया हमने, पत्ती से ले लिया, है ना, या आपने आप स्तंभ से ले लिया, किसी भी भाग से हम कर्तोतक का चयन हम कर सकते हैं। तो फिर ये अलग अलग भागों से लेने का इसमें है क्या? तो कर्तोतकों का जो चयन है वो एक तो आपके आवश्यकता उसके अनुसार, और जो उद्देश्य हमें पूरा करना है एक्सप्लांट बनाकर, उस उद्देश्य और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्तोतकों का चयन किया जाता है। तो इसका जो पीछे जो यदि हम मोटिव देखें कर्तोतकों का चयन का, तो उसका मोटिव क्या होता है कि आवश्यकता और उद्देश्य। तो कर्तोतकों का चयन आवश्यकता वे उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है, ठीक। कर्तोतकों का चयन आवश्यकता व उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। अब क्या करेंगे? अब हमने कर्तोतकों का चयन कर लिया, ये बात तो हो गई यहां पर, लेकिन यहां पर देखो 2 चीज आ रही है, कर्तोतकों का चयन एवं पूर्व उपचार। तो कर्तोतकों का चयन हमने कर लिया, किसी भी भाग से कर लिया, फिर चयन का उद्देश्य और आवश्यकता इसके अनुसार हमने इसका कर्तोतकों का चयन किया। अब हमें क्या करना है? पूर्व उपचार। तो अब कर्तोतकों का
सतही निर्जमीकरण से पहले, सतही निर्जमीकरण से पहले नल के पानी से एक रसायन है ट्विन 20, क्या नाम है उसका, ट्विन 20 की सहायता से प्रक्षालित किया जाता है। प्रक्षालित का मतलब होता है धोना, प्रक्षालित का मतलब क्या है, धोना। तो हमें जो कर्तोतक हमने लिया है उसका सतही निर्जमीकरण करना है हमें, लेकिन अब अगला बिंदु यही आने वाला है आपका सतही निर्जमीकरण। हमने देखा ना शून्य चरण में दो भाग हैं, पहला चरण कर्तोतकों का चयन एवं पूर्व उपचार और दूसरा आता है यही आ जाएगा सतही निर्जमीकरण। मैंने यहां पर क्या लिखा है कि कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण से पहले क्या काम कर रहे हैं कि जो नल का पानी है उससे और एक रसायन है ट्विन 20 की सहायता से प्रक्षालित किया जाता है, उसको धोया जाता है। जो भी कर्तोतक हमने लिया है, चाहे जड़ से लिया है, चाहे स्तंभ से लिया है, चाहे पत्ती से लिया है, जो भी कर्तोतक हमने लिया है उसको क्या किया जाता है, उसको धोया जाता है, ठीक है, प्रक्षालित किया जाता है। अब इससे होगा क्या, इससे कर्तोतक पर लगी मिट्टी हट जाती है तथा जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव भी हट जाते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों को भी हटा दिया जा रहा है ट्विन 20 की सहायता से, जल की सहायता से, और जो भी धूल मिट्टी वहां पर लगी हुई है उस कर्तोतक पर वो भी क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। तो ये पहला शून्य चरण का पहला भाग है कर्तोतकों का चयन एवं पूर्व उपचार। तो जब इस प्रकार ये सारी प्रोसेस की जा रही है, मिट्टी को हटा रहे हैं, उसको धो रहे हैं, है ना, जिसके कारण सूक्ष्म जीव भी हट जाते हैं, तो इसे ही कर्तोतकों का क्या कहते हैं, पूर्व उपचार। इसे कर्तोतकों का पूर्व उपचार कहा जाता है, पूर्व उपचार कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने कर्तोतक लिया, हमारी आवश्यकता हमारे उद्देश्य के अनुसार हमने कर्तोतक ले लिया, उसके बाद में हमें करना क्या है, उसका उपचार करना है, पूर्व उपचार करना है। तो कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण जो अगला स्टेप आएगा, उससे पहले हमें क्या काम करना है कि ट्विन 20 और पानी की सहायता से उसको कर्तोतक को अच्छी तरीके से धो लेना है। धोने से होगा क्या कि उसमें जितनी भी मिट्टी है, धूल है और सूक्ष्म जीव है वो वहां से हट जाते हैं। तो इस प्रकार कर्तोतकों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना, धूल मिट्टी से मुक्त करना क्या कहलाता है, पूर्व उपचार कहलाता है। अब आगे है आपके कर्तोतकों का दूसरा भाग, कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण। हमने देखा है जो शून्य चरण है, शून्य चरण का ही भाग है, पहला भाग, इसका पहला जो पार्ट देख लिया था हमने कर्तोतकों का चयन एवं पूर्व उपचार। अब हमें क्या करना है, कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण। देखो हमने एक लाइन लिखी थी हमने उसमें कर्तोतकों के चयन एवं पूर्व उपचार में के कर्तोतकों के सतही निर्जमीकरण से पूर्व। तो इसका मतलब क्या है, अब हमें क्या करना है, कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण करना है। पूर्व उपचार करने के बाद में जस्ट अगला जो स्टेप आएगा वो यही है, कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण। सतही निर्जमीकरण क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के निर्जमी कारक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो उन निर्जमी कारकों से आप कर्तोतकों को अच्छी तरीके से क्या है, धो देना, वो क्या कहलाता है, निर्जमीकरण, जिसके कारण उस पर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो समूल रूप से क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखो पूर्व उपचार में तो क्या हो रहा था, धूल मिट्टी हट रही थी, सूक्ष्म हो सकता है कुछ मात्रा में सूक्ष्म जीव भी वहां से हट जाए,
कर्तोतकों के सतह से, लेकिन पूरी तरीके से सूक्ष्म जीव वहां से नहीं हट पाते, है ना, नहीं हट पाते। जल से संपूर्ण तरीके से जो आपका कर्तोतक है वो निर्जमीकृत नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण करना पड़ता है विभिन्न प्रकार के निर्जमी कारकों के माध्यम से। तो पूर्व उपचार से भी संपूर्ण सूक्ष्म जीव कर्तोतकों से हटते नहीं हैं या नष्ट नहीं होते, हटते नहीं है। इस कारण विभिन्न निर्जमी कारकों के माध्यम से, निर्जमी कारकों के माध्यम से क्या किया जाता है, माध्यम से कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण किया जाता है। कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण विभिन्न प्रकार के निर्जमी कारकों, विभिन्न प्रकार के निर्जमी कारकों जैसे, अब कौन कौन से हैं, एक है आपके मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड HgCl2, HgCl2 मिथाइल क्लोराइड हो गया। उसके बाद में आपके सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3। उसके बाद में क्लोरीन हो गया, एथेनॉल, ब्रोमीन आदि। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मिथाइल क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, एथेनॉल, इथेनॉल, ये सब क्या है, ये हैं निर्जमी कारक जो कि क्या करें, जो कर्तोतक है उसका सतही निर्जमीकरण करते हैं। हमने क्या लिखा है कि कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण विभिन्न प्रकार के निर्जमी कारकों जैसे मिथाइल क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरीन, एथेनॉल, ब्रोमीन आदि के माध्यम से किया जाता है। जिससे कर्तोतक सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाता है। यानी सूक्ष्म जीव कहीं लगे हुए भी होंगे तो वो इन जो निर्जमी कारक हैं, सिल्वर नाइट्रेट है ना, आपके ये मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन, एथेनॉल, क्लोरीन वगैरह, इन निर्जमी कारकों की सहायता से उसका सतही निर्जमीकरण किया जाएगा, कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण। तो जो कर्तोतकों का जो सतही निर्जमीकरण है वो इन AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरीन, ब्रोमीन, एथेनॉल, इन निर्जमी कारकों की सहायता से किया जाता है। जिससे होगा क्या कि कर्तोतक के ऊपर जितने भी सूक्ष्म जीव है वो समूल रूप से, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये पहला चरण आप जो शून्य चरण है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। तो शून्य चरण में दो पार्ट किए गए हमने। पहले कर्तोतकों का चयन, आवश्यकता और उद्देश्य के अनुसार हमने कर्तोतकों का चयन किया। उसके बाद में उसका हम क्या करते हैं, पूर्व उपचार करते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया, पूर्व उपचार में धूल मिट्टी वगैरह उसको हटा दिया जाता है। तो पहला जो इसका भाग है वो है। दूसरा भाग क्या है शून्य चरण का, कर्तोतकों का सतही निर्जमीकरण। कर्तोतक का हमने चयन कर लिया, चयन करने के बाद में क्या करेंगे, सतही निर्जमीकरण करेंगे। विभिन्न प्रकार के जो निर्जमी कारक है जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, एथेनॉल है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इनकी सहायता से सतही निर्जमीकरण करते हैं कर्तोतक का, जिसके कारण
जो कर्तोतक है वो सूक्ष्म जीवों से संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जितने भी सूक्ष्म जीव उसके सतह पर लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका सतही निर्जमीकरण। अब आता है आपका प्रथम चरण। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रथम चरण। प्रथम चरण, इस चरण में जो कर्तोतक है, कर्तोतक सतही निर्जमीकरण हमने कर ही लिया है, तो इस चरण में कर्तोतक को संवर्धन माध्यम की सहायता से संवर्धित हेतु संवर्धन कक्ष में रखा जाता है ना। जो कर्तोतक हमने लिया है, जिसको हमने सतही निर्जमीकरण कर लिया है, इस चरण में सतही निर्जमीकृत कर्तोतक को संवर्धन माध्यम की सहायता से संवर्धित हेतु संवर्धन कक्ष में रखा जाता है। अब संवर्धन कक्ष में क्या होगा, संवर्धन कक्ष में इससे कैलस या अंगजनन, अभी हम आगे पढ़ेंगे अंगजनन कैलस के बारे में। कैलस या अंगजनन का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। कैलस अविभेदित असंगठित कोशिकाओं का क्या होता है, समूह। हमने कल भी थोड़ी सी परिभाषा में देखा था है। और अंगजनन जो पादप के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं उसके, वो कहलाएगा अंगजनन। जब पार्ट्स का बनना है वो अंगजनन कहलाता है। तो संवर्धन प्रथम चरण में क्या होगा कि कर्तोतकों को हमने संवर्धन माध्यम में रखा, उनको संवर्धित किया, जिससे क्या होता है, कैलस का निर्माण होता है या असंगजनन का निर्माण होता है। तो ये प्रथम चरण हो गया। उसके बाद में आपका आता है द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में क्या है, प्रथम चरण के संवर्धित, प्रथम चरण के संवर्धित, अब जो प्रथम चरण में जो भी पार्ट, जो भी चीज बनी है, प्रथम चरण में संवर्धित माध्यम को नए पोषक माध्यम में रखा जाता है। ठीक है, नए पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये दूसरे चरण में। तृतीय चरण है, तृतीय चरण में क्या होता है, पादप का पुनरुत्पादन, पादप का पुनरुद्भवन किया जाता है। पुनरुद्भवन यानी नया पादप बनाया जाता है। और चौथे चरण में, चतुर्थ चरण में क्या होगा, चतुर्थ चरण में हो जाएगा जो नया पादप बना है उसको अनुकूलित रखना, पादप को अनुकूलित व दशानुकूलन बनाना। नए कहने का मतलब क्या है, नए वातावरण में जो पादप का पुनरुद्भवन हुआ है, जो नया पादप बना है, उसको उस वातावरण के अनुसार उसको ढालना या उसको दशानुकूलन बनाना, ये आपका आता है चौथे चरण में। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म प्रवर्धन है वो आपके इन 5 चरणों में होता है। शून्य चरण, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण, अलग अलग चरणों में ये चलता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।